इंडिकेटर्स में आप जैसे वेरियस डाइज विच ओ देयर यूज टू एजॉर्प्शन हैव बीन इंट्रोड्यूस एज इंडिकेटर्स पर्टिकुलरली इन प्रिपरेशन प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। ठीक है, जब हम टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं तो कुछ डाइज होती हैं, उनका यूज हम करते हैं, तो वो किससे फॉर्म होती हैं? ड्यू टू द हेल्प ऑफ एब्जॉर्प्शन। KBr पोटेशियम ब्रोमाइड इज इजिली टाइट्रेटेड विद एजिओनिट्री, यानी जो पोटेशियम ब्रोमाइड है हम उसको इजिली किससे टाइट्रेट कर सकते हैं? सिल्वर नाइट्रेट से, यूजिंग ईओसिन। जैसे पिक्चर में देखिए आप, ईओसिन आपको दिखा हुआ है इंडिकेटर के रूप में एज एन इंडिकेटर, और हम इंडिकेटर क्या यूज करते हैं? ईओसिन। जैसे आपने जो टाइट्रेशन नॉर्मल किए होंगे तो उसमें जो है आप यूज करे होंगे मेथिल ऑरेंज, फिनाफ्थिलीन, ये सब नाम आप सुने होंगे ना, तो इससे आप थोड़ा फैमिलियर होंगे। ईओसिन अभी आपने यूज किया होगा। In softening of hard water, the use of ion exchangers for softening of hard water is based upon the principle of competing absorption, just as in chromatography. ठीक है? In removing moisture from air in the storage and delicate instruments, such instruments which may be named by content with moist air are kept out कंटेंट विद द मॉइस्चर यूजिंग सिलिका जेल। इट मीन्स सॉफ्टनिंग ऑफ हॉट वाटर में भी हम यूज करते हैं किसका? एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, जिसमें आयन एक्सचेंजेस फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हॉट वाटर बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ कंपीटिंग एब्जॉर्प्शन जस्ट एंड एज इन क्रोमेटोग्राफी, यानी जैसे अभी हमने क्रोमेटोग्राफी में देखा, जस्ट यहाँ पर भी हम उसको यूज कर रहे थे, मॉइस्चर को रिमूव कर रहे थे एयर से। ठीक है, डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, जस्ट लाइक नीचे देखिए दिया हुआ है, जब हम किसका यूज कर रहे हैं? सिलिका जेल का यूज कर रहे हैं। कैटलिस्ट आता, उससे पहले हम एक बार जो है अपने यूजर्स फिर से देख लेते हैं। पर हो रहा था तो एप्लीकेशन ऑफ एजॉर्प्शन का है इन प्रिजर्विंग वैक्यूम में हम इसका एप्लीकेशन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहाँ पे था? इन ग्लास मार्क्स, फिर इन क्लैरिफिकेशन ऑफ शुगर्स, नेक्स्ट कहाँ पर? इन पेन इंडस्ट्री, नेक्स्ट कहाँ पर है? डिक्रोमेटोग्राफी एनालिसिस। ठीक है, इन कैटालिसिस, इन एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर, इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। यहाँ तक अब हम आगे स्टडी करेंगे कैटालिस्ट। A catalyst is a substance that increases the rate of a reaction by providing an alternate path of lower activation energy. ठीक है, since catalysts are not consumed in a reaction, very small quantities of catalyst are required to enhance a reaction rate. It means जो हमारे कैटलिस्ट होते हैं वो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, कंज्यूम नहीं होते, बस उनकी एक स्मॉल क्वांटिटी हमें चाहिए जो इनहेंस करती है रिएक्शन रेट को। कैटलिस्ट इफेक्ट ओनली द रेट ऑफ रिएक्शंस, केवल रेट ऑफ रिएक्शन को वो क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कैटालिस्ट में क्या देखेंगे? द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ कैम्यूज ऑप्शन, यानी जो कैम्यूज ऑप्शन है उसकी कितनी स्ट्रेंथ उस पर डिपेंड कर रहा था। सेकेंड, टू बी एक्टिव द सर्फेस ऑफ द कैटालिस्ट शुड बी एक्सटेंसिवली कवर्ड बाय एब्जॉर्बेंट, दैट इज कैम्यूज ऑप्शन शुड बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, लेकिन क्या हो, जब स्ट्रेंथ जो है एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट के बीच में क्या हो? बहुत ही स्ट्रांग हो, या बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग हो, तो कैटालिस्ट की एक्टिविटी क्या हो रही है? डिक्लाइंस हो रही, बिकॉज जो अदर रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है वो उससे रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा है। बिकॉज क्या होता है कि जब बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है तो हमारा जो मॉलिक्यूल है एब्जॉर्बेंट का वो क्या होगा? वो इमोबिलाइज हो जाएगा। ठीक है, ऑन द सरफेस। और अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो कैटालिटिक एक्टिविटी हमारी इंक्रीज करती है ग्रुप 5 मेटलिक ग्रुप से ग्रुप 11 की ओर मैक्सिमम रहती है। और सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ रहती है? 7 to 9 एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट हम अपना देखते हैं एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स यूजुअली, हमने पहले ही आपको बताया जब बायोमोलिक्यूल स्टडी कराया था कि एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, बताया था ना? सही है, सो नो? हेलो, ओके। यूजुअली प्रोटीन्स प्रोड्यूस इन लिविंग सिस्टम विच एक्ट एज कैटलिस्ट इन फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस। The striking characteristics of enzymes are their catalytic power and specificity. ये तो समझाने की कोई जरूरत है नहीं, आप बहुत बार स्टडी कर चुके हैं। Enzymes have immense catalytic power. They accelerate reaction by factor of at least a million. इसमें आप लॉक एंड की मॉडल देखेंगे, ठीक है, एंजाइम एक्टिविटी का।
Most reaction in living system do not occur at perceptible rates in the absence of enzyme. A simple reaction like hydration of carbon dioxide is catalyzed by the enzyme कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो ये पूरा एंजाइम कैटलिस्ट का एक थ्योरी है जो आप बहुत बार पहले भी समझ चुके हैं। इसको एक दो बार स्टडी करिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। द ट्रांसफर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू इन द ब्लड एंड देन टू द एल्वियोलर एयर वुड बी वेरी स्लो इन अब्सेंस ऑफ दिस एंजाइम। यानी अगर ये एंजाइम नहीं हो तो हमारा जो ट्रांसफर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो बहुत स्लो हो जाएगा। द एंजाइम कैन हाइड्रेट 10⁵ molecules of carbon dioxide per second, which is 10⁷ times faster than the unanalyzed one. Now next we can see factors affecting enzyme activity. Means कौन कौन से ऐसे factors हैं जो हमारी enzyme activity को क्या करते हैं, affect करते हैं। factor क्या है? pH। अच्छा pH इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एंजाइम एक्टिविटी, मतलब जो पीएच का क्या इफेक्ट पड़ता है एंजाइम एक्टिविटी पे। बाइंडिंग ऑफ सब्सटेंस टू एंजाइम, ठीक है, कि पीएच लेवल पर डिपेंड करेगा कि कोई भी सबस्ट्रेट है हमारा वो एंजाइम से कैसे क्या हो रहा है, बाइंड कैसे कर रहा है। आयोनाइजेशन स्टेट ऑफ कैटालिटिक अमीनो एसिड रेसिड्यूज साइड चेन, आयोनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट, वेरिएशन इन प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं जो क्या करेंगे, पीएच की इफेक्ट को एंजाइम एक्टिविटी पर हमें शो कर रहे हैं। सेकेंड वन इज टेम्परेचर। टेम्परेचर में रिलेटिव एक्टिविटी टेम्परेचर की भी डिपेंड करेगी कि एंजाइम कैसा है, वर्क करेगा। इनहिबिटर्स क्या होते हैं? व्हाट आर इनहिबिटर्स? तो इनहिबिटर्स में जैसे कोवेलेंट है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, नॉन कोवेलेंट, इट इज रिवर्सिबल, ठीक है। कोवेलेंट जो होंगे वो रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, एंड नॉन कोवेलेंट होंगे वो रिवर्सिबल होंगे। एंजाइम बाइंडिंग साइट, देखिए देयर आर 2 साइट्स, एक्टिव साइट्स एंड रेगुलेटरी साइट। एक्टिव साइट बाइंडिंग साइट प्लस कैटालिटिक साइट को हम वी कैन कॉल एक्टिव साइट। रेगुलेटरी साइट अ सेकेंडरी बाइंडिंग साइट ऑक्यूपेशन ऑफ विच बाय एन इफेक्टर और रेगुलेटरी मॉलिक्यूल कैन इफेक्ट द एक्टिव साइट एंड दस अल्टर द एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट, इम्प्रूव और इनहिबिट। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव साइट में क्या है और रेगुलेटरी साइट में क्या है। तो एक्टिव साइट का बस याद कर लो, बाइंडिंग साइट प्लस कैटालिटिक साइट एक्टिव साइट है। रेगुलेटरी साइट में याद रखो कि सेकेंड बाइंडिंग साइट है, ठीक है, जिससे कोई भी इफेक्टर या रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स क्या करे, वो आके अटैच हो और हमारी कैटालिटिक के जो हमारा कैटालिसिस है उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना हो हमें या इनहिबिट करना हो, उसके लिए हम रेगुलेटरी साइट का यूज करते हैं, यानी रेगुलेट करते हैं उसकी वर्किंग को, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्लियर है? हेलो, इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। 3 डायमेंशनल इंटाइटी होते हैं ये। ऑक्यूपाइज स्मॉल पार्ट ऑफ एंजाइम वॉल्यूम, सबस्ट्रेट बाउंडेड बाय मल्टीपल वीक इंटरेक्शंस, क्लेफ्ट और क्रिविसेस इस पे पाए जाते हैं। स्पेसिफिसिटी डिपेंड्स अपॉन द प्रिसाइज अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन एक्टिव साइट। मॉडल्स देख लेते हैं, एंड ये जो मॉडल है हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉक एंड की मॉडल। जैसे आपने की देखा होगा, देखा है लॉक एंड की, चाबी और ताला देखा है? बोलो भाई, ताला तो सबने बंद किया होगा, फिर ताला खोला होगा। लॉक एंड की मॉडल में क्या होता है, मतलब एक लॉक की तरह वर्क करता है और एक जो होता है हमारा की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो इन द एक्टिव साइट एग्जिस्ट प्री फॉर्म्ड इन द एंजाइम प्रियर टू इंटरेक्शन विद द सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट है हमारा ऊपर, नीचे देखिए एक्टिव साइट है, ठीक है। दोनों क्या हुए, बाउंड हो गए द वीकेंड, और हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। फिर एंजाइम हमारा जिस स्टेट में था उसी स्टेट में क्या हो गया, फ्री हो गया। लेकिन इसमें लॉक एंड की वाला जो डायग्राम है वो बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसका हम पिक आपको भेज देंगे। नेक्स्ट है इंड्यूस फिट मॉडल, लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल क्या है, द एंजाइम अंडरगोज अ कन्फर्मेशनल चेंज upon initial association with the substrate and this lead to formation of the active sites। अब इसमें आप डायग्राम देखिए अच्छे से। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ एक्टिव साइट, ठीक है। देन स्ट्रक्चर देखेंगे, साइज, सेफ, चार्ज, ये सब देखते हैं। कंपोजिशन में देखते हैं, आइडेंटिफाई अमीनो एसिड्स,
इन्वॉल्व इन बाइंडिंग एंड कैटालिसिस, ये हम चेक करते हैं। हम लोग जियोलाइट्स, ठीक है, जियो का मतलब जैसे जियोमेट्री समझते हो, शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट, उससे आप इसको याद कर सकते हो। तो जियोलाइट्स क्या है? शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट बाय जियोलाइट्स। तो शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट आर दोज रिएक्शंस दैट डिपेंड्स ऑन द पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटालिस्ट, यानी किस पे डिपेंड करेंगे कि पोर स्ट्रक्चर कैसा है कैटालिस्ट का, एंड द साइज कैसा है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स का। इन सच रिएक्शन जियोलाइट्स आर यूज्ड एज कैटालिस्ट्स, और इन रिएक्शंस में जो हमारे जियोलाइट्स हैं उनको हम यूज करते हैं कैटालिस्ट की तरह। जियोलाइट्स आर माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट्स ऑफ जनरल फॉर्मूला, ठीक है, ये क्या होते हैं? माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट्स होते हैं। जनरल फॉर्मूला इनका क्या होता है? mx/n। फिर उसके बाद जनरल फॉर्मूला आप देख पा रहे होंगे, अंदर ब्रैकेट में लिखा AlO2x SiO2y Z(S2O), ठीक है। वेयर n इज द चार्ज ऑफ मेटल कटायन। n क्या है? चार्ज है मेटल कटायन का, जो भी मेटल होगा कटायन में, मेटल कटायन, उसका क्या चार्ज है? Mn+। m इज यूजुअली Na+ होगा, K+ और Ca2+, यानी m की प्लेस पर हम यूजुअली क्या प्लेस करेंगे? सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम कटायन यूज करेंगे। एंड Z इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रोशन, और Z हमारा क्या है? Z हमारा नंबर है मोल्स ऑफ वाटर जो हाइड्रेशन में यूज हो रहा है, विच इज हाईली वेरिएबल, जो हमेशा क्या होगा? वेरिएबल होगा। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जियोलाइट इज ओपननेस ऑफ द फ्रेमवर्क, ठीक है, और ये क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक्स ओपननेस होगा किस फ्रेमवर्क के लिए? Al2O2n फ्रेमवर्क के लिए। इन दिस फ्रेमवर्क सम ऑफ द सिलिकॉन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय एल्युमिनियम एटम्स, और इस फ्रेमवर्क में हमारे कुछ सिलिकॉन एटम्स किससे रिप्लेस्ड होंगे? एल्युमिनियम एटम से। जियोलाइट्स आर फाउंड इन नेचर एंड दे आर ऑल्सो सिंथेसाइज फॉर कैटालिटिक सेलेक्टिविटी, यदि ये नेचुरली भी पाए जाते हैं या हम इन्हें सिंथेसाइज भी कर सकते हैं कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए। Because of the three-dimensional cage-like structure, zeolites can be used in ion exchange material and selective absorbents. और चूंकि ये 3 डायमेंशनल केज-लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसीलिए हम इनका यूज आयन एक्सचेंज मटेरियल की तरह भी कर सकते हैं और सिलेक्टिव एब्जॉर्बेंट की तरह भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जियोलाइट का, इट्स इंपॉर्टेंट। ले लिया? मॉलिक्यूल्स इन जियोलाइट केज एंड फ्रेमवर्क्स, देखिए यहाँ पर JSM5 है प्लस X जाइलिन है, तो इसमें मॉलिक्यूल्स जैसे पैराफिन है, तो आप देख सकते हैं इसमें जियोलाइट केजेस एंड फ्रेमवर्क फॉर्म है। Zeolites as ion exchange material have been replaced by synthetic cation and anion exchange resins, but their use as selective absorbent for gases or liquid is extensive. It means जो जियोलाइट आयन एक्सचेंज मटेरियल है उन्हें हम रिप्लेस भी कर सकते हैं सिंथेटिक कैटायनिक एंड अनायनिक एक्सचेंज रेजिन से, बट उनका जो यूज है सिलेक्टिव absorbent फॉर गैसेस और लिक्विड में क्या है? एक्सटेंसिव है। The zeolites acts as molecular sieves for the reactants, यानी जो जियोलाइट्स हैं वो molecular sieves की तरह भी कार्य करती हैं रिएक्टेंट्स के लिए। To achieve this, zeolites are heated in vacuum so that the water of hydration is lost. इसका मतलब वैक्यूम में जब हम इसको हीट करेंगे तो वाटर ऑफ हाइड्रेशन क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा। Once the water is removed, the zeolite structure become porous. और जब वाटर रिमूव हो जाएगा तो हमारा जो जियोलाइट स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा? पोरस हो जाएगा। द पोर साइज इन जियोलाइट इज जनरली इन द रेंज कहाँ पर होगी? 260 to 740 pm तक होगी। द साइज ऑफ द पोरस कैविटीज इन्फ्लुएंसेस द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द कैटालिस्ट, ठीक है, जो हमारे पोरस के साइज कैविटीज बनेंगी वो कैटालिटिक एक्टिविटी को क्या करेंगी? इन्फ्लुएंस करेंगी। ओनली दोज मॉलिक्यूल कैन बी एब्जॉर्ब्ड इन द पोर्स हुज साइज आर स्मॉल इनफ, और वही मॉलिक्यूल्स केवल एब्जॉर्ब कर पाएंगे पोर्स जिनका साइज क्या हो? काफी छोटा हो, इनफ हो, स्मॉल इनफ हो। दिस फैसिलिटेट्स द मॉलिक्यूल्स टू इंटर द कैविटीज एंड लीव इजिली, और ये क्या करेगा? ये करेगा कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स है वो इंटर करे कैविटीज में और लीव करे इजिली। एंड जियोलाइट्स एक्ट एज सिलेक्टिव एब्जॉर्बेंट्स, और इस तरह जियोलाइट्स जो हमारे हैं वो सिलेक्टिव एब्जॉर्बेंट की तरह भी वर्क करते हैं। Depending on the size of the reactant and product molecules relative to the size of cavities of zeolites, reactant occurs in specific manner, ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि हमारा साइज क्या है रिएक्टेंट प्रोडक्ट का, मॉलिक्यूल का, रिलेटिव साइज ऑफ द कैविटी ऑफ जियोलाइट्स उस पर डिपेंड करेगा ये।
फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल्स आर कन्वर्टेड इनटू गैसोलीन यूजिंग अ जियोलाइट कैटलिस्ट। इसका मतलब एल्कोहल को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, गैसोलीन में एक जियोलाइट कैटलिस्ट का यूज करते हैं, ZSM-5। इसको बोलते हैं जियोली सीव ऑफ मॉलिकुलर पोरोसिटी 5। क्या है इसका फुल फॉर्म, जियोली सीव ऑफ मॉलिकुलर पोरोसिटी 5, ठीक है, क्योंकि सीव्स की तरह ये वर्क कर रहे थे ना। और जो 5 लिखा है इसका मतलब इसकी पोरोसिटी कितनी है, 5 है, ठीक है। द फॉर्मूला ऑफ JSM-5 इज, ये इसका फॉर्मूला है, तो पूरा इसको याद कर लीजिएगा। द एल्कोहल इज डिहाइड्रेटेड इन द कैविटीज बाय द प्रोटॉन्स एंड दिस रिजल्ट इन गैसोलीन्स। और जो हमारे एल्कोहल वो डिहाइड्रेटेड किसके कैविटीज में, किसकी उससे होते हैं, प्रोटॉन से, और रिजल्ट में हमारा क्या फॉर्म होता है, गैसोलीन। जियोलाइट्स आर यूज्ड इन क्रैकिंग लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। यानी जो हमारे पेट्रोकेमिकल्स हैं, हमें पता है वो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन से फॉर्म होते हैं, तो उन लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स की जो चेन है, ठीक है, उसको क्रैक करने के लिए पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में भी हम जियोलाइट्स का यूज करते हैं। क्लियर है इतना? हेलो है, व्हाट इज ZSM-5 कैटलिस्ट? तो इट इज एन एब्रिविएशन ऑफ जियोलाइट स्कोनी मोबाइल नंबर 5, ठीक है। फर्स्ट सिंथेसाइज बाय मोबिल कंपनी इन 1972। मोबिल कंपनी का नाम सुना है? ठीक है, तो इसको फर्स्ट टाइम किसने सिंथेसाइज किया था, मोबिल कंपनी ने, इन 1972। इट रिप्लेसेस बाय मैनी होमोजेनियस कैटलिस्ट वर यूज्ड इन मैनी पेट्रोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। ZSM-5 हैज 2 diameters for its pores. First diameter is 5.6 एंगस्ट्रॉम एंड सेकेंड इज 5.4 एंगस्ट्रॉम। इसकी पिक ले लीजिए, ये मोबिल के नाम से भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको बता सकते हैं। Whereas zeolite Y has a diameter 7.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और इसका जो है कितना होता है, 7.4 एंगस्ट्रॉम। डायमीटर याद रखने की जरूरत नहीं, बस इसका थोड़ा सा याद रखिए फुल फॉर्म क्या है, किसने फर्स्ट टाइम सिंथेसाइज किया था और कहाँ पर यूज होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। द ZSM-5 जियोलाइट कैटलिस्ट इज यूज इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री फॉर हाइड्रोकार्बन इंटर कन्वर्जन, ठीक है, ये हमको पता है। जैसे आप इसको जब वैसे याद रखेंगे ना, जो मोबिल ऑयल करके हमने बताया, तो आपको याद आएगा कि ये पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है। ZSM-5 जियोलाइट इज अ हाईली पोरस एल्यूमिनोसिलिकेट विद अ हाई सिलिका एल्यूमिनो रेशियो। It has an intersecting 2-dimensional pore structure, ठीक है। The aluminium sides are very acidic. The acidity of the zeolite is very high. यानी ये कैसा होता है, बहुत ही acidic in nature होता है। The reaction and catalysis chemistry of the ZSM-5 is due to their acidity. यानी जो उसकी acidity है, इसी वजह से ये रिएक्शन और इसकी कैटालिसिस केमिस्ट्री जो है वर्क करती है। नेक्स्ट है हमारा डिस्पर्स सिस्टम, ठीक है। तो द टर्म डिस्पर्स रिफर्स टू अ सिस्टम इन विच वन सबस्ट्रेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिस्क्रीट यूनिट्स थ्रू आउट अ सेकेंड सब्सटेंस द कॉन्टिन्यूअस फेज और व्हीकल, द डिस्पर्स फेज, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो एक हमारा सब्सटेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, किसमें, डिस्क्रीट यूनिट्स में और थ्रू आउट अ सेकेंड सब्सटेंस में। ईच फेज कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। और ये क्या एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में भी करता है, लिक्विड में भी करता है और गैसियस में। नाम ही से पता चला डिस्पर्स हो रही है कोई चीज। टाइप्स ऑफ डिस्पर्स सिस्टम, ठीक है। डिस्पर्सन में फर्स्ट वन इज हेट्रोजीनस डिस्पर्सन, सेकेंड वन इज कोलाइड डिस्पर्सन एंड थर्ड वन इज ट्रू सॉल्यूशन। हेट्रोजीनस में क्या है, 500 to 1000 नैनोमीटर है, ठीक है। इसमें जो है, इसमें कोलाइड में क्या है, 1 to 500 नैनोमीटर या फिर 1000 भी हो सकता है। और इसमें क्या है, लेस देन होगा 1 या 1 से ज्यादा हो, ठीक है। और हेट्रोजीनस सिस्टम में क्या आएगा हमारा, ब्लड और मिल्क, ये याद रखो जरूर से। डिस्पर्सन एग्जाम्पल पूछता है हेट्रोजीनस का, तो हमारा ब्लड और मिल्क आएगा। कोलाइड में क्या आएगा, माइक्रो हेट्रोजीनस सिस्टम, प्लाज्मा, मैक्रोमोलिकुलर सॉल्यूशंस। ट्रू सॉल्यूशन में हमारा क्या आएगा, होमोजीनस सिस्टम जस्ट लाइक सॉल्ट, एसिड एंड बेस सॉल्यूशंस, ठीक है। अब देखो हमारे जो कोलाइड डिस्पर्सन और हेट्रोजीनस डिस्पर्सन है, इनको हम कोगुलेशन टर्म भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है कि जब हम कोलाइड डिस्पर्सन से हेट्रो डिस्पर्सन की तरफ जाते हैं, हेट्रोजीनस, तो इसे क्या बोलते हैं, कोगुलेशन, फ्लोकेशन।
और ट्रू सॉल्यूशन से कोलाइड की तरफ जाते हैं तो इसे बोलते हैं कंडेंसेशन या एग्रीगेशन। फर्स्ट वन इज ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। पार्टिकल साइज कितना है, लेस देन कितने हैं, 10⁻⁷ सेंटीमीटर से लेस है। उसके बाद है हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन, पार्टिकल साइज क्या है, बिटवीन है 10⁻⁷ से लेकर 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच में। एंड थर्ड वन इज सस्पेंशन, पार्टिकल साइज क्या है, ग्रेटर देन 10⁻⁵ सेंटीमीटर है। तो इस तरह से ये 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमारा है कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन कोलाइड्स एंड सस्पेंशंस का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा बाद में। क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्स सिस्टम में देख लेते हैं। डिस्पर्स स्पेस कौन कौन से हैं, गैस, लिक्विड, सॉलिड। मीडियम और फेज इधर है, गैस, लिक्विड, सॉलिड, ठीक है। अब देखते हैं गैस या गैस में होगा देन नन, ऑल गैसेस आर म्यूचुअली मिसिबल। लिक्विड और गैस में हमारा क्या हो जाएगा, लिक्विड एरोसॉल, फॉग एंड हेयर स्प्रेस। सॉलिड एंड गैस में हमारा हो जाएगा सॉलिड एरोसॉल, स्मोक, क्लाउड एंड एयर पार्टिकल्स। ये आपको याद होना चाहिए, एमसीक्यूज में पूछा जाता है। नेक्स्ट गैस और लिक्विड में फॉर्म है, जस्ट लाइक वाइप क्रीम, सेविंग क्रीम, मायोनीज, ठीक है, मेयोनीज जो आप खाते हैं। इमल्जन में मिल्क, लिक्विड में इमल्जन में मिल्क हो जाएगा। सॉलिड एंड लिक्विड में हो जाएगा ब्लड पिगमेंटेड इंक, ठीक। सॉलिड एंड गैस में हो जाएगा सॉलिड फॉर्म, एरोजेल, ठीक है, पॉलिस्ट्रीन फॉर्म। लिक्विड एंड सॉलिड में हो जाएगा अगर, जिलेटिन, जेली, ओपेल। सॉलिड में ज्वेल, जेम्स, इस तरह से हो जाएंगे हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्स सिस्टम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको एक बार खुद से फॉर्म करिएगा, हाथ से बनाइएगा तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा।